चाचा की वजह से पहले भी बर्बाद हो गए थे चिराग पासवान, और एक बार फिर चाचा ही चिराग पासवान को बर्बाद करने में लगे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के जो सुर बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से उनका बगावती तेवर नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है, वो ये दिखाता है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो रहे हैं, चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो जाते हैं, तो बिहार में किसी एक ऐसी पार्टी तो होनी चाहिए जिसका साथ बीजेपी को मिले। तो क्या जो दूसरा विकल्प है चिराग पासवान के अलावा, वो दूसरा विकल्प क्या चाचा पशुपति पारस है? क्योंकि पशुपति पारस ने पहले भी चिराग पासवान के साथ गलत किया। उनकी जो पार्टी के जो नेता थे, पार्टी के लोग थे, उनको अपने साथ जोड़ लिया। चिराग पासवान का रोल खत्म करने की कोशिश पशुपति पारस ने की थी, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो उन्होंने मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद जो हालात बने हैं, उस मुलाकात के बाद जो स्थिति देखने को मिली है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाचा पशुपति पारस मिलकर चिराग पासवान का राजनीतिक करियर अब खत्म कर देंगे। तो क्या मोदी से पंगा लेकर फंस गए चिराग पासवान? और चिराग पासवान को ये करना नहीं चाहिए था। जब इस मुद्दे पर हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी बातें उठती हुई सामने आ रही कि क्या वो अपना एनडीए से नाता तोड़ने वाले हैं, क्या वो अलग होकर अब बीजेपी से कह सकते हैं कि राजनीति करते हुए नजर आने वाले हैं, और क्या उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिससे वो बीजेपी के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए राहुल जी, अगर हम बीजेपी की को लेकर बात करें तो बीजेपी लगातार 14 और 19 में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में है, लेकिन 2024 में आते आते उनका खेल बिगड़ गया और यहाँ पर देखिए 240 पे बीजेपी सिमट जाती है। अब सहयोगी जो दल है, चाहे वो टीडीपी है, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। क्योंकि अगर इसमें 2-3 पार्टियां भी इधर से उधर हो गई तो यहाँ पर बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चिराग पासवान का अगर आप अंदाज और रुख देखें, चुनावों से पहले आपको अगर याद हो, पीएम मोदी कह रहे थे कि मैं तू तड़ाक में चिराग पासवान से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं उनको बेटे की तरह मानता हूँ, और यही बात सुनकर चिराग पासवान उनके खड़े हो गए, उनके सामने हाथ जोड़ने लग गए। और इसी तर्ज पे एक और भी इसमें हम बात कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि जो जब चुनाव के लिए शुरुआत हो रही थी उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि क्या पशुपति पारस को सीटें मिलेंगी या चिराग पासवान को मिलेंगी, और बीजेपी ने वहां पर भी 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लगाव दिखाई दिया बीजेपी का, लेकिन वो लगाव मुझे ऐसा लगता राहुल जी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि अभी मैं कुछ चीज़ों को देख रहा था और बहुत हद तक मैंने चिराग पासवान से जुड़ी जो कुछ खबरों को देखा, उसमें कुछ बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। पहला, उन्हें ये डर लग रहा है कि 2029 में एनडीए की तो सरकार नहीं बनेगी, और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह जो ये सियासी मौसम के वो वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई उन्हें लग रहा है कि अगर 2029 में एनडीए नहीं आती है तो उससे पहले विपक्षी पार्टियों के साथ मेलजोल बढ़ाया जाए, विपक्ष के साथ मिलकर कदम उठाया जाए? इन मुद्दों पर आपको क्या? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है चिराग पासवान को जरूर ये लग गया होगा कि भाई अगर उनकी पार्टी 5 की 5 सीट जीत सकती है तो बिल्कुल वो कोई बड़ा गेम भी कर सकते हैं। और देखिए अभी बिहार का इलेक्शन ओपन है, अभी साल भर का वक्त है, तो ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी जो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर दखल है, मजबूती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हुई नजर आए। इसीलिए चिराग पासवान की जो आप देखें कि जो स्टेटमेंट भी दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे नजर आते हैं कि वो सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी रणनीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए आपने सही कहा कि मौसम जो सियासी मौसम होता है उसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कुछ उनके पिता के बारे में भी कहा जाता था, रामविलास पासवान जी के बारे में, कि वो भी इसी तरह से राजनीतिक जो कह सकते हैं कि मौसम उसको पढ़ लिया करते थे, जान लिया करते थे। अब क्या उन्हीं की राह पर एक तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान चलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान उन जैसा बनना चाहते हैं? तो ऐसे में क्या बीजेपी से अलग होकर वो अपने आप को बनाए रखेंगे? क्योंकि आपने देखा कि 2020-22 के 21 के आसपास जब उनकी पार्टी को कह सकते हैं उनके ही चाचा ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया,
6 में से 5 सांसद उनके पास चले गए, तो अब क्या फिर ऐसा खेल हो सकता है? क्योंकि अभी ये खबर उठकर सामने आ रही है कि बीजेपी से अगर उन्होंने बगावत की या बीजेपी से वो अलग अगर हुए तो यहाँ पर 5 में से 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान की अपनी मजबूरी भी है कि अगर उन्होंने बड़ी बगावत बीजेपी से की तो यहाँ पर उनकी पार्टी का भी बंटाधार हो सकता है, क्योंकि उनके जीजा जी और वो ही सिर्फ पार्टी में रह सकते हैं, अरुण भारती और चिराग पासवान। तो ये भी बात कही जा रही है कि अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो उनकी पार्टी पर भी एक बार फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। सर, थोड़ा सा रामायण के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा। हमने और आपने रामायण देखा भी है, उसके बारे में पढ़ा भी है। रामायण में एक कैरेक्टर है विभीषण, और विभीषण कोई और नहीं बल्कि रावण के ही अपने भाई थे। और ये दिखाया भी गया है, और जो कि स्टोरी भी है कि विभीषण की वजह से ही लंका का दहन होता है, विभीषण की वजह से ही रावण का अंत होता है। तो क्या अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो जिस तरीके से पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन अब उनका जो रोल है वो विभीषण की तरह उनका दिखाई दे रहा है। तो क्या जिस तरीके से रामायण में विभीषण की वजह से रावण को बुरा झटका लगा या पूरी लंका दहन हो गई, तो क्या मौजूदा वक्त में चिराग पासवान अगर विभीषण बन गए तो एनडीए को बुरी तरीके से बर्बाद कर सकते? इसलिए कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होती है, और ये कहा जा रहा है कि भाई एनडीए से अगर चिराग पासवान को अलग नहीं रखा गया, बाहर नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा झटका फिर एनडीए को लग जाएगा, और सहयोगी पार्टियां भी फिर बगावत करके एनडीए को बर्बाद कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल, और आपको अगर याद हो तो जेडीयू जब एनडीए में शामिल हो रही थी उस वक्त भी चिराग पासवान ने कहा था कि भाई क्या जरूरत उनको लाने की, हम अकेले काफी हैं। उस समय उनका विरोध देखने को मिला, और देखिए एक के बाद एक जिस तरह से लगातार वो कह सकते हैं एनडीए सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि वो डर नहीं रहे, किसी से खौफजदा नहीं है, और जो बात उनको रखनी है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे भारत बंद का मुद्दा हो, चाहे वो लेटरल जो भर्तियां उसका मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए जातिगत जनगणना की बात भी कहने के निकल कर सामने आ रही है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने इतने के ठान लिया है कि बीजेपी के खिलाफ जो बात सही है उसमें बीजेपी के खिलाफ जाने में कोई बुराई नहीं है। और आपने कहा विभीषण जिस तरह से सच के साथ रहे, सत्य के साथ रहे, और कह सकते हैं राम जी के साथ अगर खड़े हुए, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ये साबित करना चाहें कि भाई जो दलित कह सकते हैं उनके जो समुदाय के भाई हैं, दलित समुदाय के उनके जो लोग हैं, अगर उनके खिलाफ अगर बीजेपी कोई भी कदम उठाएगी तो सबसे पहले वो दलित समुदाय या यूं कहा जाए पासवान समुदाय के समक्ष जाकर खड़े हो जाएंगे। उनके साथ में उनका जो भी कह सकते हैं मांग है या जो भी उनकी एक तरह डिमांड है उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। वाकई अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के हनुमान, पीएम मोदी के हनुमान बीजेपी के खिलाफ जाकर, पीएम मोदी के खिलाफ जाकर वो गलती कर बैठे जो एक वक्त में उन्होंने गलती की थी। ऐसे ही हम देख रहे थे कि बिहार के चुनावी माहौल के दौरान उन्होंने फैसला किया कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, और बहुत बुरी तरीके से हार हुई, बुरी मुंह की उन्हें खानी पड़ी। तो चिराग पासवान इस बार भी वही गलती कर रहे हैं, और चिराग पासवान की ये गलती अब हमेशा के लिए उनके लिए संकट खड़ा कर देगी। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आप जरूर अपनी राय रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।